तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रॉ स्टडी विथ अंश पर स्वागत है। तो बच्चों आज मैं जो है टोटल 60 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट फिजिक्स का बताने वाला हूँ। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी लेता हूँ मैं, ठीक है ना। बस इतना पढ़ लीजिए, इससे भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। कल में जो है एग्जाम है 2 फरवरी को फिजिक्स का फर्स्ट सीटिंग में सब क्वेश्चन जो है लड़ जाएगा, सब पकड़ा जाएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जो है इधर इधर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आप सब इतना जो है पढ़ लीजिए, ठीक है। रात सुबह तक पढ़ लीजिए इतना, ठीक है ना, एक बार अच्छा से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अगर आप सब अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिएगा तो फ़ायदा होगा कि यदि आप वायरल क्वेश्चन आएगा तो उसका भी आंसर जो है इस यूट्यूब के माध्यम से हमें उसका आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, तो बिना लेट किए, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम डेली मतलब तेजी से पढ़ते जाते हैं ताकि वीडियो छोटा छोटा बने, ठीक है ना, तो बड़ा नहीं बने, ठीक है ना। तो देखिए पहला का आंसर क्या, प्रतिरोधकता क्या है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे के अनुपात को कथी बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है विभव मापी के सिद्धांत को लिखे, ठीक है। 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल के तुलनात्मक अध्ययन है तो प्रयुक्त परिपथ आरेख खींचे, ठीक है ना। उतना ध्यान नहीं देना, ठीक है, ध्यान देना विभव मापी के सिद्धांत बोला लिखने के लिए, ठीक है ना। विभव मापी के सिद्धांत पूछता है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। क्या सिद्धांत है, विभव मापी में कई मीटर लंबाई वाले चालक तार को सेल प्लग ऑन को धारा नियंत्रण से जोड़ दिया जाता है। क्या करता है, जो प्लग ऑन होता है ना, जो स्विच ऑन ऑफ होता है, उसको जो होता है धारा नियंत्रण से मतलब जोड़ दिया जाता है। बस का यही क्या है, सिद्धांत है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बोला है तो ग्राफ ये है, ठीक है। दूसरा उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या हो गया, 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए जी, 1 नंबर आ गया। नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पोलेराइट क्या है, देखिए पोलेराइट भी थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ा गया, ठीक है ना। टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो पोलेराइट क्या है, इसके उपयोग को लिखे। तो पोलेराइट क्या होता है, पोलेराइट जो है, पोलेराइट एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, क्या है, युक्ति है जिसके समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न किया जाता है। पोलेराइट जो होता है एक युक्ति है, ठीक है ना। युक्ति बोले तो यंत्र है जिसको मतलब जिसके माध्यम जो होता है ना, हमें ध्रुवित जो समतल ध्रुवित पतन प्रकाश है उसको क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या है, उपयोग है चकाचौंध प्रकाश से बचने के लिए पोलेराइट का उपयोग किया जाता है। जब चकाचौंध प्रकाश जो आता है सीधी शक्ल पता है आँख पर आता है तो उसको जो होता है रोकने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हमें पोलेराइट का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा है पोलेराइट चश्मे में लगाकर 2D तथा 3D चलचित्रों को देखा जाता है। जैसे 2D 3D जो चलचित्र अगर देखेंगे ना तो अगर नंगी आंख से देखेंगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, पोलेराइट का चश्मा जो है आंख में लगा कर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा नंबर, ठीक है। नंबरिंग थोड़ा चेंज हो गया, 3 नंबर है, 4 नंबर, ठीक है। तो क्या है, 2 नंबर है, एक विद्यार्थी भूल से वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ देता है, इसका परिणाम क्या होना चाहिए। तो देखो क्या क्या परिणाम होगा, जब विद्यार्थी जो होता है ये भूल से मिस्टेक से है, ये होता है परिपथ से श्रेणी क्रम में जोड़ देता है, ठीक है ना। और एमीटर को क्या करता है, समांतर क्रम में जोड़ देता है। तो इसका परिणाम क्या होना चाहिए, देखिए परिणाम क्या होता है, भूल से वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ देने पर परिपथ का प्रतिरोध काफ़ी बढ़ जाता है। क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, रुकावट, ठीक है ना। और धारा का मान शून्य हो जाता है। क्या होता है, धारा का मान शून्य होता है, धारा आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है ना, रुक जाता है वहीं पर। तथा इसके विपरीत ये मीटर को समांतर क्रम में जोड़ देने पर परिपथ का प्रतिरोध कम हो जाता है और धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे कुंडली जल सकती है या मापन सुई टूट सकती है, ठीक है ना। तो समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर बोल सकते हैं, ठीक है ना, 5वां नंबर है ना, तो चेंज हो गया, वही हो गया, ठीक है, मिस्टेक हो गया। तो चलिए तीसरा नंबर है, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम हो जाता है, क्यों होता है। देखिए संचायक सेल में प्लेटों के बीच की दूरी कम होती है एवं इनके आकार भी बड़े होते हैं। संचालक सेल में ध्रुवन नहीं होती है, इस कारण संचायक सेल आंतरिक प्रतिरोध, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ जो है उतर गया, ठीक है ना। यहाँ क्या लगता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ क्यों नहीं होगा, ठीक है ना, क्यों यहाँ पर हटा लेना है, क्या करें, टाइपिंग करने वक्त थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, वैसे तो हम पहली बार ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे ऑफलाइन ही पढ़ाते थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फटाफट कर लीजिए, ठीक है ना। कल से जो होता है आंसर किया जाता है हर सब्जेक्ट का बताएंगे, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पर आंसर किया जो है सबका बताएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, चौथा नंबर क्या है, 1 डी ग्राफ जनरेटर का बोल्ट क्यों विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, क्यों होता है, जो 1 डी ग्राफ जनरेटर जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, उसका जो होता है क्या बोल रहा है,
दिमाग चला गया रे। देखिए क्या बोला है, विद्युतवादी पदार्थ का बना होता है। देखिए इसलिए बना होता है क्योंकि 1D गर्भ जनित की बोल्ट को कुचालक बनाने से आपेश की हानि में बचाव होती है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5वां नंबर क्या है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर विकसित रदरफोर्ड की परमाणु संरचना को समझाइए। तो परमाणु संरचना क्या है रदरफोर्ड का, देखिए इसमें 3 गो लगभग में 3 गो है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, पहला है परमाणु के सभी धनात्मक आवेश अल्प भाग में केंद्रित रहती है, मतलब होती है, ठीक है ना। अल्प बोले तो कम भाग में, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है पूरे द्रव्यमान थोड़े भाग में ही होते हैं जिनका आकार लगभग 1/10,000वां भाग होता है, ठीक है ना। उसे नाभिक कहा जाता है, ठीक है ना। तीसरा क्या है, नाभिक के चारों ओर का स्थान क्या होता है, पूर्ण रूप से रिक्त होता है, रिक्त बोले तो खाली होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन है कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या। देखिए बहुत वीवीआई है, स्क्वायर है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है बहुत। देखिए कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है, ठीक है ना, पहला हो गया। दूसरा क्या, यह नियम अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्या है, यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए भी सत्य नहीं है, ठीक है ना। चौथा क्या है, यह एक सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल नियम नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत को लिखे और समझाइए। अध्यारोपण सिद्धांत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए किसी भी रैखिक निकाय में 2 या 2 से अधिक प्रज्वलित के कारण उत्पन्न कुल अनुक्रिया का अर्थ होता है रेस्पॉन्स, उन सभी प्रज्वलित के कारण उत्पन्न अलग अलग अनुक्रियाओं के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। तो यही होता है क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं क्या, उदाहरण के लिए है यदि इनपुट के कारण अनुक्रिया X उत्पन्न होती है तथा इनपुट B के कारण क्या होता है, अनुक्रिया Y उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो इनपुट A + B के कारण उत्पन्न अनुक्रिया का मान क्या हो जाएगा, X + Y होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आंसर हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। पहले ये है, ये पहला तार है, इसको हम खींचे तो खींच के ये तो तार बना दिए, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व कर दिए, इतना सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। इसको बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। आप समझ लीजिएगा इसको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट हमको जरूर लिख के बोलेगा, हमें फिर दोबारा जो है हम इसको समझा देंगे, ठीक है ना। कॉमेंट के माध्यम या नहीं छोटा वीडियो बनाकर हम समझा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैथिल्य पास क्या है, इसकी सहायता से धरणशीलता एवं निग्रता को समझाइए। देखिए जब चुंबकीय पदार्थ चुंबकन वक्र से गुजरता है तो जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। ऊर्जा में यह कमी शैथिल्य पास कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या इसका अर्थ क्या होता है, देखिए जब चुंबकीय पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ या चुंबक वक्र से जो गुजरता है उसमें क्या होता है, जितना ऊर्जा खत्म होती है उतना ऊर्जा क्या होता है, प्राप्त नहीं कर पाती है, तो उसी को क्या बोलेंगे, शैथिल्य पास बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसी में पूछा है धरणशीलता या निग्रता, ठीक है। इसमें 2 और परिभाषा पूछा है। धरणशीलता क्या होता है, जब चुंबकीय बल घटकर 0 हो जाती है तब अवशिष्ट चुंबकत्व का मान धरणशीलता कहलाता है, समझ गए होंगे। उसके बाद निग्रता क्या होता है, निग्रता का अर्थ होता है उस व्युत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है ना। उस व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, ठीक है ना, उल्टा चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है ना, चुंबकीय पदार्थ पर इस तरह आरोपित किया जाता है ताकि वह अवशेष चुंबकत्व को घटाकर 0 कर दे, ठीक है ना। चलिए इसे भी समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फटाफट एकदम से। अब अगर वायरल क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन चाहिए तो हर सब्जेक्ट के डेली हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री का अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए फटाफट। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन चलता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की व्याख्या करें। तो देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका है, भूत तरंगीय, व्योम तरंगीय, आकाशीय तरंगीय। 2 को बोला तो हम तीनों को लिख दिए। तो भूत तरंगीय क्या होता है, भूत तरंगीय देखिए पृथ्वी के निकट, किसके, पृथ्वी जो पृथ्वी के निकट चुंबकीय तरंगें, ठीक है, पृष्ठीय तरंगों के रूप में प्रसारित होती है जिन्हें भूत तरंगें कहते हैं। उसके बाद आते हैं व्योम तरंगें, वे रेडियो तरंगें जो आयन मंडल से परावर्तित होकर विभिन्न स्थानों पर पहुंचते हैं, व्योम तरंगें कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या अर्थ है, रेडियो तरंगें जो होता है ना, वो आयन मंडल जो, आयन मंडल बोले तो ऊपर में आयन मंडल जो है लगभग में आप चौथा सबसे ऊपरी वाला परत होता है पृथ्वी वायुमंडल का, जो सबसे ऊपरी परत है, ठीक है ना, आयन मंडल, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, परावर्तित होगा, परावर्तित होता है तो मिल के जुल के जाता है, ऊपर से आता है नीचे, ठीक है ना, मतलब विभिन्न स्थानों पर फैल जाता है, तो उसी को बोलते हैं व्योम तरंगें, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं आकाशीय तरंगें। आकाशीय तरंगें क्या होता है, जब प्रेषीय एंटीना द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या करते हैं, उत्सर्जित करता है तो
ये तरंगे आयनमंडल से टकराकर, या ये है जो होता है ना आयनमंडल का होता है टकराकर ग्राही एंटीना तक पहुंचती है और तरंगों के इस संचरण को आकाशीय तरंगे संचरण कहते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, देखिए एक एंटीना ऊपर रहता है, ठीक है ना, पड़ोसी बोले तो सेंडर, ठीक है ना, जो भेजता है अब जो रिसीवर करता है उसी को बोलता है, ठीक है ना। देखिए क्या बोलता है, जो प्रेसी होता है, उसके बाद इधर जो ग्राही है, प्रेसी करता है जो सेंडर जो भेजता है, जो जैसे आप मैसेजर भेजते होंगे मोबाइल से, वैसे ही भेजता है, एगो ग्राही मतलब तो है जो ग्रहण करता है, ठीक है ना। चलिए रिसीवर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्या है, सेवक प्रभाव क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो धातुओं के तारों को जोड़कर बंद परिपथ बनाया जाए, जब दो तार लेते हैं, ठीक है ना, उसको जोड़ के क्या करें, दो मतलब बंद परिपथ बनाएंगे, ठीक है ना। तथा इसके एक सिरे को गर्म तथा एक सिरे को क्या करेंगे, ठंडा किया जाए, तो इस परिपथ में एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, होने लगती है। इस प्रभाव को सेवक प्रभाव कहते हैं। समझ गए ना, तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए जैसे होता है कि दो तार लेते हैं, एक इधर तार ले लेते हैं और एक इधर तार लेते हैं, ठीक है, इसको बंद करके क्या बोलते हैं, परिपथ बना देते हैं, ठीक है ना। तो परिपथ बन गया, तो परिपथ को जो होता है ना, परिपथ की जो होता है एक सिरा क्या होता है, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ बोल रहा है बनाया जाए, परिपथ बना देता है। इसके एक परिपथ का अर्थ क्या होता है, बोर्ड, अब से घर में रखते होंगे बोर्ड वोर्ड, वही होता है, ठीक है, परिपथ। तो गर्म किया जाता है, तो एक सिरे को क्या होता है, एक सिरे को हम ठंडा करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो उष्मा होता है ना, इसका उष्मा जो होता है, इसका उष्मा जो है ना, जैसे यहाँ पर हम गर्म, यहाँ पर ठंडा करेंगे, मतलब यहाँ गर्म करेंगे, तो इसका उष्मा के माध्यम जो होता है ना, जो विद्युत द्वारा प्रभावित होगा, तो यहाँ पर भी गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सब समझाएंगे तो बड़ा वीडियो बन जाएगा हमें समझाने है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है ना। निम्न की व्याख्या करें, किसका व्याख्या करें, निम्न के बोले तो www, ठीक है ना, एक हो गया फैक्स, तो आप अच्छी तरह जानते होंगे www क्या होता है, www.com google.com वाला जानते करते होंगे। फैक्स ये जो प्रिंटर वाला होता है ना, ये सेंटर होता है, वही होता है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं www का, कि देखिए इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, होता है। और यह एक ऐसी सर्च इंजन है, क्या है यह एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की सूचनाओं को पहले से अंकित होता है उसे प्राप्त की जा सकती है। इसका आविष्कार टिम वर्निल ने किए थे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के रूप में याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। फैक्स क्या होता है, फैक्स देखिए इसका फुल फॉर्म होता है फैक्समाइल टेलीग्राफी, ठीक है ना। यह एक ऐसी विद्युतीय यंत्र है, क्या है, ये विद्युतीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रति चित्रण या प्रतिलेखन को हूबहू एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। फैक्स का काम क्या होता है, जैसे आप हमें कोई दिल्ली में है, कोई पटना में, ठीक है, पटना से अगर कोई दिल्ली अगर कोई भेजेगा कोई भी फोटो या कोई भी चित्रण या कोई भी फॉर्म जो होता है, यहाँ जो होता है डायरेक्ट सेंडर हम कर सकते हैं, किसके द्वारा कर सकते हैं, फैक्स के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या है, देखिए आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो देखिए दोनों में अंतर पूछ रहा है, देखिए दोनों का अंतर दिए लिख दिया यहाँ पर। देखिए आवर्धन क्या होता है, आवर्धन क्षमता हो गया, इसका अंतर क्या है, पहला अंतर क्या है, देखिए दोनों बार लिखे, इसका अंतर पहला क्या है, पहला है प्रतिबिंब एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। क्या कहता है, प्रतिबिंब और वस्तु, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब जानते होंगे ना, जो छाया जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। वस्तु जानवे करते होंगे, पता था जो कुछ भी हो जाए, वस्तु जो इंसान भी वस्तु एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। चंद्रमा भी जो है वो वस्तु ही है एक तरह का, ठीक है ना। इसमें क्या है, प्रतिबिंब एवं वस्तु के द्वारा आंखों पर बने कोनों के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो यहाँ इसमें जो है ना, इसमें जो अनुपात में जो है रहेगा उसको आवर्धन कहेंगे, लेकिन जो आंख द्वारा जो इसी में आंख द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे, आवर्धन क्षमता कहेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर क्या, या रैखिक आवर्धन है या कोणीय आवर्धन है। उसके बाद तीसरा क्या है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है V/U, सूत्र हो गया। आवर्धन क्षमता में क्या होता है, D/U होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 14 नंबर, लेजर किरणों के किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं को बताइए। 4 को पूछा है तो चारों 4 हम लिख दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जैसे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए थे, ठीक है ना। देखिए यह स्टील प्लेट को छेद कर सकता है। पहला क्या है, लेजर किरणें कितना पावरफुल होता है कि स्टील जो प्लेट होता है ना, सबसे जो मजबूत धातु होता है, ठीक है ना, उसको जो होता है छेद कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर है, यह एकल तरंग दैर्घ्य के होते हैं, मतलब एकल तरंग दैर्घ्य का अर्थ क्या होता है, जैसे किरण जानते होंगे, प्रकाश किरण जो एक बार में नीचे आता है एक एक करके, ठीक है, वैसे हो जाता है, एक एक करके नहीं आता प्रकाश, चारों पर फैल का आता है, समझा ना। अब लेजर लाइट देखे होंगे, बस उसी की तरह होता है। तीसरा नंबर है, समान कला में सभी तरंगे होती है या समान लंबाई की तरंगे होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ सतह पर क्यों घटती है? प्रकाश उत्सर्जन की घटना सिर्फ धातु सतह पर ही घटती है। क्यों? क्योंकि धातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या बोले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो कि ऊष्मा पाकर सतह से बाहर निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहती है 16 में विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखिए। विद्युत ऊर्जा घनत्व का सूत्र ये हो गया, देखिए 1/2 ई नोट ई पर पावर 2, ठीक है ना। ई नोट का मान जो है ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद कर रख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या सूत्र होता है? 1/2 म्यू नोट पर पावर 2, ठीक है ना। तो म्यू नोट का मान क्या होता है? ये होता है, ऑब्जेक्टिव रूप में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर, प्रतिरोधकता का व्यंजक किसी चालक के लिए लिखिए तथा व्यंजक के प्रत्येक अवयव को समझाइए, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिरोधकता का व्यंजक क्या हो गया, देखिए ये रो बोलता है ना, रो बराबर होता है R/A/L, जहाँ पर जो है R प्रतिरोध हो गया, या अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल हो गया, और IL जो है चालक की लंबाई हो गया, ठीक है ना। बस इतना ही बोला था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, दिए गए गेट को पहचाने तथा उसका ट्रुथ टेबल सत्यता सारणी लिखे, ठीक है ना। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है ना इसमें जो है हम दिए हैं सिर्फ किसका नोट गेट का है, ठीक है ना। तो नोट गेट का है, या तो एंड गेट का आप भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नन गेट का जितना भी गेट होता है ना सबका याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब फिक्स है, हर बार पूछा जाता है, 2 नंबर इससे मिल जाएगा इससे, ठीक है ना। तो देखिए पहला कंडीशन तो ये चित्र दे दिया, ठीक है ना। ये चित्र किसका है? ये है नोट गेट का, ठीक है ना। ये चित्र जो है ये नोट गेट का है, ठीक है ना। इसका सत्यता सारणी क्या है? देखिए ये नंबर है, स्विच ये है, बी स्विच भी है, ठीक है ना। एक बार इसमें बंद हुआ है, इसमें एक चालू हुआ। आपको पता ही है कि 0 का अर्थ होता है बंद और 1 का अर्थ होता है चालू, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? इसमें जो है एक बार चालू हुआ, एक बार बंद हुआ, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 19 नंबर, एनालॉग तथा डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उतना भी कुछ खास नहीं है। क्या है एनालॉग सिग्नल? क्या है? देखिए ऐसा करंट या वोल्टेज, ठीक है ना, क्या करंट या वोल्टेज जो गर्म लगता है, करंट मारता है ना, सिग्नल जो सतत तथा समय के साथ परिवर्तनशील हो। क्या होता है? जो समय के साथ जो है परिवर्तनशील हो, ठीक है ना, एनालॉग सिग्नल कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसा सिग्नल प्रस्तुत करने वाले परिपथ को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का जो है डिजिटल सिग्नल क्या है? देखिए डिजिटल सिग्नल क्या होता है? ऐसे सिग्नल जिनके दो लेवल ऑफ करंट और वोल्टेज बोले तो 0 मतलब बंद एंड चालू, ठीक है ना। बंद ऑफ और ऑन को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है, ठीक है ना। समझ गए होंगे डिजिटल सिग्नल किसको कहता है? और जो एक ऑफ होता है एक ऑन होता है, इसे डिजिटल सिग्नल कहा जाता है, ठीक है ना। तो दोनों परिभाषा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमसन प्रभाव क्या है, ठीक है ना। थॉमसन प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थॉमसन प्रभाव लगता है सीधे प्रभाव होता है क्या? चलिए देखिए, एक अकेली धातु के 2 भागों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यदि ये विभिन्न तापमान पर है, या थॉमसन प्रभाव कहलाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उन 2 कारकों को लिखे जिस पर अयुग्मिक में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। तो कौन कौन है? पहला है, या ताप के सिराओं के तापांतर पर निर्भर करता है। दूसरा क्या है? ताप विद्युत वाहक बल ताप युग्मिक मेंटल के इलेक्ट्रॉनिक भित्ति तथा पॉजिटिविटी के समानुपाती होती है। समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति कोण को परिभाषित करें तथा इसकी शर्तों को लिखें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखिएगा कि क्रांति कोण है एगो और भी होता है जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो दोनों की परिभाषा सेम है, तो तनी मनी चेंज हो जाए, ठीक है ना। कुछ भी पूछे तो यही लिख देना है बस, ठीक है ना। देखिए जब विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान, जब विरल होता है एक संख्या होता है एक संगन होता है, ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए, देखिए इधर हो गया, एक क्या होता है? एक संगनन होता है, ठीक है ना, एगो विरल होता है, ठीक है ना। एक संगनन बोले तो हवा और विरल बोले तो पानी, ठीक है। 2 माध्यम होता है, ठीक है ना। तो 2 माध्यम के बीच में जो होता है ना, जैसे 2 माध्यम हो गया, ये माध्यम हो गया, तो 2 माध्यम के जो बीच में जो होता है ना,
जो कोण बनेगा वो कोण का मान क्या होगा, कोण का मान होगा 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अब इतना समझाने का टाइम ना है अभी, ठीक है ना, तो बस बताते जाते हैं, ठीक है ना, टाइम। चलिए हो गया, 90 डिग्री होता है। तब संघन माध्यम में बने आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद बोल रहा है इसे किससे सूचित करते हैं, सी से सूचित करते हैं। इसका शर्त भी पूछा है, शर्त कौन कौन है, इसके लिए दो माध्यमों का होना आवश्यक है, तो हम बताए थे अभी जस्ट कि दो माध्यम होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा क्या है, इसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 23 नंबर, विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के बीच दो अंतर लिखे। तो दोनों के बीच होता है दो अंतर कौन कौन है, देखिए विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक। पहला क्या, इसे आसानी से भी चुंबकीय किया जा सकता है। ठीक है, इसको जो होता है आसानी जो होता है ना, चुंबक को भी चुंबक बोले तो चुंबक हीन कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, मतलब चुंबक शक्ति खत्म कर देंगे इसको आसानी से, लेकिन इससे इसको हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, इससे आसानी से भी चुंबकीय नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है, इसकी ध्रुवीयता बदली जा सकती है। इसको ध्रुवीयता जो होता है उसको हम बदल सकते हैं, लेकिन इसकी ध्रुवीयता नियत रहती है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा है विद्युत चुंबक नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक जो होता है नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। उसके बाद ये जो है अस्थायी चुंबक जो होता है स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, स्टील जो होता है सबसे मजबूत धातु जो होता है उसी से। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 नंबर, डॉपिंग क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेबिया है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, ये पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। डॉपिंग क्या होता है, देखिए बहुत गंदगी उनका होता है उसकी होता है। ठीक है ना। जब समझ लीजिए डॉपिंग, देखिए डॉपिंग इसको पढ़ने का आवश्यकता है। डॉपिंग अर्थ क्या होता है, जैसे समझ लीजिए आपकी एक पानी है, पानी में चीनी ले लिए। ठीक है ना, पानी में चीनी को मिलाए जब हम, तो क्या हुआ, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध शरबत बन जाएगा। वही अगर हम पानी उगली है, पानी में अगर मिट्टी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, या शुद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा। तो वही जो होता है इसमें भी बोल रहा है। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, देखिए इसका अर्थ वही होता है। ठीक है ना, डॉपिंग का मतलब गंदगी। जब ऐसा ही मतलब ऐसा बोले तो सिलिकॉन तथा जी बोले तो जेर्मेनियम। ठीक है, जैसे अर्धचालकों में अलग से अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या होता है, अशुद्धि मिलाई जाती है, तो मिलाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, डॉपिंग कहते हैं। डॉपिंग बोलो, ठीक, गंदा। ठीक है ना। जैसे पी टाइप अर्धचालक को त्रिसंयोजी के साथ और एन टाइप अर्धचालक को पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ मिलाने से अशुद्धियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर का क्रोध परतदार क्यों होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में लगे परतदार प्लेट इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि दो प्लेट एक दूसरे से स्पर्श नहीं करते हैं। इसको इसीलिए ऐसा बनाया जाता है ताकि परतदार प्लेट भ्रमण धारा को कम कर देता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर का क्रोध को परतदार बनाई जाती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर। देखिए दिए गए परिपथ में, देखिए परिपथ दे दिया है। ठीक है, आई का मान ज्ञात करें। तो आई का मान हम ज्ञात कर लिए यहाँ पर। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो धारा जो है ना, ये बिंदु को ओर आ रहा है, केंद्र की ओर आ रहा है, वो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। जो बिंदु जो होता है ना, ये केंद्र से जो बाहर धारा जा रहा है, धारा जो है केंद्र से बाहर जा रहा है, वो माइनस होता है। ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, देखिए 7 एम्पियर जो है, 7 एम्पियर की धारा कहाँ आ रहा है, बिंदु को ओर आ रहा है, केंद्र की ओर आ रहा है। देखिए क्या हो गया ये, देखिए क्या होता है, धारा जो है आ रहा है कहाँ, बिंदु को आ रहा है, केंद्र को आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए 7 एम्पियर प्लस दे दिया ना, प्लस दे दिया है। उसके बाद देखिए प्लस 5 एम्पियर भी किया है। ये देखिए धारा कहाँ आ रहा है, केंद्र की ओर आ रहा है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, 5 एयर प्लस हो गया। ठीक है ना। तो वैसे ये भी 2 एम्पियर भी हो गया, कहाँ धारा जा रहा है, केंद्र की ओर जा रहा है। ठीक है ना, तो प्लस 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, लेकिन ये धारा जो है ना केंद्र के विपरीत जा रहा है, मतलब पीछे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद धारा आई जो है, आई ये भी कहाँ जा रहा है, माइनस के मतलब विपरीत जा रहा है। ठीक है ना, बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, तो ये भी माइनस आई हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद आप क्या करना है, जोड़ घटा गुना करना है। इतना तो आपको ही आता ही है। ठीक है ना, इसको करने का और आवश्यकता भी नहीं है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चांस अगली बार पूछने का। ठीक है ना। तो देखिए जोड़ घटा गुना किए हैं, देखिए जोड़ घटा किए हैं। ठीक है, जोड़ घटा करने के बाद क्या हुआ, आई बराबर हो गया 11 एम्पियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर, विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अभी चांस है पूछने का। देखिए पहला क्या, आवेश का बीजीय योग। ठीक है ना, आवेश का बीजीय योग। दूसरा क्या है, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। तीसरा क्या है, आवेश का संरक्षण। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, टीवी संकेत के प्रेषण सीमा को बढ़ाने के लिए किन्हीं दो बिंदुओं को व्यक्त करें। पहला है प्रेषी एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर, दूसरा है बाग तरंगों की आवृत्ति बढ़ाकर।
ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है देखिए, फिर उधर बताए थे आपको नोट गेट बताए थे ना, इधर के एंड गेट आ गया, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारा जितना भी है ना सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोल रहा है एंड गेट का संकेत तथा ट्रूथ टेबल लिखे, ठीक है ना। एंड गेट जो होता है उसका देखिए क्या है संकेत, संकेत ये हो गया, संकेत ये है एंड गेट का, ठीक है। ट्रूथ टेबल ये हो गया, सत्यता सारणी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है इसमें, ये है ए और ये बी, ठीक है ना। इसमें एक बार क्या हुआ बंद, देखिए एक बार पहले क्या किए बंद किए तो बंद किए तो क्या हुआ बंद हो गया इसमें, ठीक है ना। इसका रिजल्ट क्या हुआ बंद निकला। एक बार चालू किए एक बार बंद किए तो इसका रिजल्ट क्या हुआ बंद निकला, ठीक है ना। एक बार इसको बंद किए है एक बार चालू किए है तो इसका रिजल्ट क्या निकला बंद। एक बार चालू किए तो दोनों बार चालू किए तो क्या हुआ चालू ही रहा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्या है 30 नंबर। धारावाही चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवी तल को परिभाषित करें, ठीक है। दो को परिभाषा पूछ रहा है इसमें। तो पहला क्या चलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। पहला विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को उस बिंदु पर रखे इकाई धनावेशित पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो गया, तो ये ई बराबर दिया है सूत्र है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर क्या है एफ वेक्टर प्रति क्यू नोट, ठीक है। यहाँ क्या है ई वेक्टर जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, एफ वेक्टर क्या है परीक्षण आवेश है, और क्यू नोट क्या है पर लगने वाला बल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समविभवी तल बोला है, समविभवी तल क्या हुआ पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश वितरण के कारण विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए लेजर किरणों की दो प्रमुख विशेषता लिखते हैं, तो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो पहले भी क्वेश्चन बता चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दो संधारित्र की धारिता C1 एवं C2 है, इनके पार्षद एवं श्रेणी क्रम परिपथ दर्शाइए। देखिए 25 नंबर का पूछा, दो संधारित्र की धारिता C1 एवं C2 है, इसके पार्षद क्या होता है समांतर क्रम, ठीक है, एवं श्रेणी क्रम परिपथ दर्शाइए। देखिए ये हो गया समांतर क्रम, ये श्रेणी क्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रत्यावर्ती धारा का मान मध्य मान एवं वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित करें। दोनों परिभाषा पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। पहला है मध्य मान या औसत मान, क्या है आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा की दर को मध्य मान कहते हैं। दूसरा क्या है वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा में एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत के वर्ग मूल को प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल मान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 34 नंबर क्या है देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन है दो लेंसों की क्षमताएं कितना है +12D एवं -2D है, इन्हें संपर्क में समाक्षीय रूप से रखने पर संयुग्मों की फोकस दूरी कितनी होगी। तो देखिए P1 दे दिया है 12D, P2 दे दिया -2D, क्षमता दे दिया क्षमता दे दिया, तो P बराबर होता है P1 + P2 होता है। तो सॉल्व करने के बाद कहता है 10D आया, ठीक है ना। तो क्षमता हमको ज्ञात करने वाला, तो क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है 1/F, P बराबर 1/F। तो दो मान बैठा दिए, P का मान दिया था 10 बैठा दिए, 1/F दे दिया, तो 63 से गुना किए तो F बराबर हो गया 1/10, तो भाग दिए तो आ गया इसका आंसर F बराबर 0.1 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरणों के किन्हीं दो कोणों को लिखें, ठीक है ना। दो एक्स किरण दो कोण, पहला है ये किरणें प्रकाश किरणें की तरह अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ वो अर्थ होता है कि फैलता है ये, ठीक है ना। दूसरा है यह अदृश्य होती है, अदृश्य का अर्थ होता है कि छुपा रहता है, मतलब नुकायल रहता है। तीसरा है ये किरणें दिशात्मक होती है। चौथा है ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अगले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की है 36 नंबर, एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक में अंतर लिखें, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। तो एन टाइप अर्धचालक क्या आता है देखिए, मतलब दोनों को बस परिभाषा लिख देना है, ठीक है। नहीं तो पहले हम बता चुके हैं, ठीक है ना। एन टाइप का ये परिभाषा है, उसके बाद ये पी टाइप का परिभाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम लिखें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। लेंज देखिए क्या है, लेंज ने बताया कि यदि परिपथ को बंद किया जाए तो किसको परिपथ का अर्थ होता है बोर्ड, जो घर में विद्युतीय बोर्ड लगा होता है ना बल्ब वाला,
उसी को बोलता है। किया जाए तो परिपथ में उत्पन्न धारा की दिशा, उत्पन्न धारा जो होता है करेंट, वह उत्पन्न धारा की दिशा जो होता है ना, जो होती है, जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। ठीक है ना, जिसके कारण जो उत्पन्न होता है उसी को विरोध करते हैं, विरोध करता है उसी को क्या बोलते हैं, मतलब बोलते हैं ना, लेंज का नियम दिया था लेंज नामक वैज्ञानिक ना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 38 नंबर। 38 नंबर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक ऐसी स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो घर में जो होता है ट्रांसफार्मर ऐसे लगा रहता है किसी बाजार टीवी में है, तो क्या करता है, जब अधिक वोल्टेज आ जाता है घर में तो वो कम कर देता है। ठीक है, कौन कर देता है, ट्रांसफार्मर जो होता है धारा को हो जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को कम कर देता है। ठीक है, यदि कम हो जाता है तो उसको प्रत्यावर्ती धारा को अधिक कर देता है। तो ट्रांसफार्मर का काम यही है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता बोल रहा है तो निर्गत शक्ति और निवेशित शक्ति के अनुपात को दक्षता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी ब्रोगली तरंग है। डी ब्रोगली तरंग, डी ब्रोगली होना चाहिए, ठीक, डी ब्रोगली लिख दिया। डी ब्रोगली तरंग क्या है, इसकी तरंग दैर्घ्य का व्यंजक लिखें। तो डी ब्रोगली तरंग क्या है, देखिए इसके अनुसार, डी ब्रोगली नाम वैज्ञानिक है। ठीक है, इनके अनुसार प्रकाश की किरणें तरंग दैर्घ्य से संबंधित रहती हैं जिसे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। व्यंजक क्या हो जाएगा, व्यंजक होगा लैम्ब्डा बराबर h/m/c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भंवर धाराएं सब क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। जब धातु के छोटे छोटे कण को चुंबक के सामने लाया जाता है तो एक निश्चित दिशा चुंबक कण को आकर्षित कर लेता है जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसे भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्यूज तार के दो विशेष अभिलक्षण को लिखे। ठीक है ना, पहला क्या है, इसका गलनांक कम होता है, दूसरा क्या है, प्रतिरोध अधिक होता है। तो फ्यूज देखे होंगे घर वो बोर्ड में लगा रहता है फ्यूज, उसी का जो तार लगा रहता है ना, पीतल का लगाते हैं तार ना, पीतल का वही लगाते हैं, तांबा का लगाते हैं ना, वही उसी का गलनांक उसी का पूछ रहा है क्या अभिलक्षण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लिख दो। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या है, बीटा बराबर डी लैम्ब्डा बटे छोटा डी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणिक प्रतिघात क्या है। किसी कुंडल का प्रेरणिक प्रतिघात लागू वोल्टेज की आवृत्ति पर निर्भर करता है क्योंकि प्रतिघात आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात यह है, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा ऐसा मात्रा लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत विविया होल स्क्वायर है, पूछने का ज़्यादा चांस है, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या परिभाषा इसका, किसी आवेशों का परिणाम उसके कुल लंबाई के गुणनफल के बराबर होती है, उसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ऐसा मात्रा क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, परावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षित परावैद्युत शक्ति को परिभाषित करें। क्या है, देखिए परावैद्युत शक्ति क्या है, उन कुचालक पदार्थों को 45 नंबर क्वेश्चन जो है, परावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षित परावैद्युत से वैद्युतांक को परिभाषित करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत पूछने का चांस सारी बार। देखिए परावैद्युत शक्ति क्या है, उन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र पैदा करने पर वे ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, हमें परावैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या है, किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता की निष्पत्ति को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं ताकि छोटा वीडियो बने, बहुत बड़ा वीडियो बन गया इससे भी है। चलिए, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है समझाइए। देखिए क्यों नहीं होता है, सूर्य की किरणों में यौगिक कण तथा धूल कण होते हैं। सूर्य की किरणें यौगिक कणों तथा धूल कणों से टकरा कर इन्हें आयनीकृत कर देती है, अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयन मंडल क्या है। पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। ठीक है ना, तो जीरो से लेकर जीरो से बोलते हैं 12 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में जो होता है उसको 80 किलोमीटर जितना ऊपर का क्षेत्र है ना, क्या कहलाता है, आयन मंडल कहलाता है। ठीक है ना, 0 से लेकर 12 किलोमीटर का जो होता है ना
क्षेत्र जो होता है उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत चार मंडल है, ठीक है ना। तो 4 कहते हैं 5 मंडल है, ठीक है ना। तो अभी नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है? तो समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या काम है? समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट पहले प्लेट के विभव को कम कर देता है। किसको कम करता है? विभव को कम कर देता है और संधारित्र की धारिता को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, चित्र द्वारा कार्बन प्रतिरोध पर कलर कोड को प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें पहली पट्टी ए प्रथम सार्थक अंक को तथा दूसरी पट्टी किसको दर्शाता है? द्वितीयक सार्थक अंक को दर्शाती है, ठीक है ना। तीसरा पट्टी क्या है, किसको दर्शाता है? तीसरी पट्टी ये दर्शाता है, मतलब सी जो होता है दशमलव गुणांक को प्रदर्शित करती है। और चौथी पट्टी जो होता है डी कुछ दूरी पर स्थित होती है, जो सहन क्षमता सहनशीलता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 49 नंबर। संट क्या है? इसके 2 उपयोग लिखे, बहुत भी आया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। संट क्या है? विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली एक युक्ति है जिसके मुख्यतः 2 उपयोग हैं। पहला क्या है? विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है, ठीक है। दूसरा क्या? विद्युत धारा को मापने में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। 50 नंबर क्या है? लाइमन बामर एवं पास्टन ब्रैकेट एवं फुंड होना चाहिए थे। फुंड श्रेणी से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबका परिभाषा एक तरह से में होना चाहिए, ठीक है। लाइमन बता देते हैं तो सब समझिएगा। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना, जो होता है ना, क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं, हाँ, में ऊर्जा का उच्च स्तर से पहली कक्षा में प्रवेश करती है तो उसे लाइमन श्रेणी करती है, याद रखना। सब आंसर यही रहेगा, ठीक है। इसमें प्रथम बोला, पहली बोला ना, ये पहली कक्षा में, ठीक है ना। वही जो होता है बामन क्या हो जाएगा? दूसरी कक्षा में। उसके बाद ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? तीसरी कक्षा में। चौथा में क्या, फुंड में क्या हो जाएगा? चौथी कक्षा में, मतलब 5वीं कक्षा, मतलब वही 5वीं कक्षा में, ठीक है ना। सब याद कर लीजिएगा, बस ऐसी है, कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगला है एलईडी क्या है? एलईडी क्या है? इसका विस्तृत नाम लिखिए। देखिए, एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है ना, क्या होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जन डायोड विद्युत ऊर्जा को प्रकाश उत्सर्जन ऊर्जा में बदल देती है। क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा होता है ना, उसको किस में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा को क्या है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका परिभाषा पूछ रहा है, प्रतिघात का और प्रतिबाधा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रतिघात क्या होता है? किसी अवयव द्वारा धारा के परिवर्तन के विरोध करता है। जो धारा अगर कोई तार में बह रहा है तो उसको क्या होता है? रोकता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्रतिघात बोलते हैं, ठीक है। प्रतिबाधा काम करता है। प्रतिबाधा जो है डीसी में जो भूमिका प्रतिरोध की है, ठीक है ना, वही भूमिका ऐसी में प्रतिबाधा की है, ऐसे में क्या प्रतिबाधा का भी है, ठीक है ना। प्रतिबाधा एक समित्र संख्या है जिसका परिणाम और कलार दोनों होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा और गामा किरणों के 2 किरणों के मतलब 2 गुण लिखे हैं। देखिए, बीटा और गामा पूछा है, ठीक है। अल्फा का भी अब याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीटा यहाँ पर दिया। इसकी प्राकृतिक ऋणात्मक होती है। ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित होती है, ठीक है। 2 हो गया इसका। 2 गामा का भी देख लेते हैं। ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी प्लेट की ओर विक्षेपित नहीं होती। देखिए, ये जो होता है ना, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में होता है, किसी प्लेट को विक्षेपित होता है। कौन? बीटा है ना, बीटा। लेकिन गामा जो होता है विक्षेपित नहीं होती, ठीक है ना। इसमें क्या है? इसमें देख लीजिए आप, इसमें जो होता है ना, ये किरणें कहा गया, इसकी ये होता है ना, इसकी जो प्राकृतिक होता है ऋणात्मक होती है, लेकिन इसका जो होता है ना प्राकृतिक धनात्मक की तरह हो जाता है, ठीक है ना। तो ये किरणें जो होता है ना आवेशहीन होती है, ठीक है। दूसरा ये 54 नंबर चलते हैं। 54 नंबर क्या है? अर्ध आयु काल क्या है? अर्ध आयु काल क्या होता है? क्षय होते ही किसी तत्व का वो काल होता है जिसमें वो तत्व मूल मात्रा से आधा हो जाए, ठीक है ना। तो क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? अर्ध आयु काल बोलते हैं, ठीक है ना। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा, औसत आयु काल को परिभाषित करें। एक क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एक विशेष स्थिर परमाणु प्रजातियों के सभी नाभिक के औसत जीवन काल को मध्य आयु कहा जाता है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलन को परिभाषित करें, इसके प्रकारों को लिखें। मॉड्यूलन वह प्रक्रिया है, मॉड्यूलन क्या? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा श्रववाहक तरंगों को उच्च आवृत्ति से निम्न आवृत्ति में बदल देते हैं। जो मैक जो होता है ना, जो मैक से गाता है, गाना वाना गाता है, वही जो होता है उससे तरंग से निकलता है ना, जो उच्च तरंग होता है उसको निम्न तरंग में क्या होता है? बदल देता है। तरंग बोले तो आवाज़ ध्वनि जो होता है ना, वही तरंग होता है, ठीक है ना। तरंग बहुत प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका प्रकार पूछा है। प्रकार क्या है? आयन मॉड्यूलन पहला है, दूसरा है आवृत्ति मॉड्यूलन, तीसरा है कला मॉड्यूलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूस्टर का नियम बहुत भी है। ब्रूस्टर का नियम क्या होता है? आपतित किरण के ध्रुवन को कोण IP स्पर्श जया हो गया, ये जया होना चाहिए, जया उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं सूत्र से क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये ब्रूस्टर का नियम, याद रखिएगा। μ = 10 IP होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
57 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एल आर परिपथ, ठीक है ना। एल आर परिपथ वह परिपथ जिसमें एल स्वपरक्तव और आर जो होता है प्रतिरोध श्रेणी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, उसे एल आर परिपथ कहते हैं। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ये तो आगे भी क्वेश्चन पहले भी जाएगी। कितना प्रकार का होता है पहले बता चुके हैं। जो उच्च प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रत्यावर्ती धारा में और निम्न प्रत्यावर्ती धारा को उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब ऊंचाई, आई होता है अपचाई, ठीक है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। 59 नंबर चलते हैं। 59 नंबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौक कुंडली किसे कहते हैं, चौक होता है ना, मरकरी में जो लगता है वही बोला, ठीक है। और इसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। चौक कुंडली कहता है किसे, देखो ये क्या काम करता है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले यंत्र को चौक कहते हैं। तो विद्युत धारा जो कोई भी परिपथ होता है, बोर्ड बोले तो उसको कहते हैं धारा, विद्युत धारा जो तेजी से बहता है ना उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, चौक। तो इसको बनाते कैसे हैं, देखिए बनाते कैसे। चौक कुंडली प्राय नरम लोहे से बने निर्मित प्लेट पर विद्युत रोधी तांबे की तार को लपेट कर बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तथा देहली आवृत्ति को परिभाषित करें। तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और देहली आवृत्ति, ठीक है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी धातु के प्लेट पर प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो वैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगती है, तो उसे कहते बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहाँ होता है, इसका प्रक्रिया कहाँ होता है, इसका काम कहाँ होता है। जो आप सोलर लाइट देखते होंगे हर जगह लगा होता है, तो धूप से चार्ज होता है, वही प्रक्रिया इसमें होता है, ठीक है ना। वही समझ लीजिए, बस इतना याद रखिए। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहली आवृत्ति क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसमें प्रकाश विद्युत उत्पन्न होती है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे प्रायः भी से सूचित किया जाता है, इसीलिए भी बराबर सी वर्त लैम्ब्डा होता है, ठीक है। चलिए समाप्त हो गया क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इतना बस पढ़ लीजिए, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी बोलते हैं, ठीक है ना। कल का एग्जाम में 20 में 20 क्वेश्चन आप आंसर मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। अगर वायरल क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम कल सही टाइम पर आपको वायरल क्वेश्चन का जो है आंसर जो है प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना।